बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, वैसे तो गोरू को मेरे साथ बतौर खलासी काम करते हुए करीबन 3 साल हो चुके थे, पर इसके बावजूद मुझे गोरू की कुछ आदतें बड़ी ही अजीब लगती थी। कभी कभार तो मुझे उससे डर लगने लगता था। वो था ही इतना अजीब। गोरू आज भी मेरे साथ होता अगर उस रात गोरू की हकीकत सामने नहीं आई होती। दरअसल आज से करीबन 5 साल पहले जब मैं ट्रक लेकर पुणे से बनारस जा रहा था, तो उस रात अचानक ही मेरी नज़र हाईवे के किनारे पड़े एक आदमी पर पड़ी जो बुरी तरह से जख्मी था। इंसानियत के नाते मैंने ट्रक रोका और उसके पास गया तो मैंने पाया कि उसकी सांसें अभी भी चल रही हैं। हालांकि उसके जख्मों को देखकर लग रहा था कि किसी ने इस पर चाकू से हमला किया है। ऐसे में मैंने सबसे पहले पुलिस को कॉल किया, क्योंकि ये एक लूटमार का मामला लग रहा था। तो ऐसे में पुलिस को इन्फॉर्म करना बहुत ही ज़रूरी था। पुलिस वाले से बात करने पर पुलिस वाले ने मुझे उस आदमी को लेकर मॉन्क हॉस्पिटल लाने को बोला, जो कि 11 किलोमीटर की दूरी पर था। चूँकि पुलिस का आदेश था तो मैंने बिना देरी किए उस जख्मी आदमी को उठाया और ट्रक के पिछले हिस्से में लिटा दिया और निकल पड़ा मॉन्क हॉस्पिटल की ओर। अभी अभी मैं कुछ दूर आया ही था कि तभी अचानक ही मुझे ट्रक रोकना पड़ा, क्योंकि हाईवे के बीचों बीच एक बाइक पलटी हुई थी और उसके तरफ 2 लोग थे, जिन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि उन दोनों की मौत हो चुकी है। दरअसल एक लड़की की गर्दन उल्टी घूमी हुई थी तो दूसरी की छाती की पसलियां बाहर निकल आई थी। उनकी हालत को देखकर मेरा जी उल्टी सा करने लगा था, पर मैंने किसी तरह अपने आप को संभाला और एक दफ़ा फिर से पुलिस को इस घटना की सूचना देने के लिए मैंने कॉल किया। और फिर जब मैंने उन्हें फ़ोन पर इस घटना की जानकारी दी तो वो मुझ पर भड़कते बोले, तुमने एक कसम खाई है, जहाँ से गुजरोगे वहीं हादसे होंगे। तुम सीधे उस आदमी को मॉन्क हॉस्पिटल लेकर पहुँचो। इस मामले के लिए मैं एक टीम को भेजता हूँ। पुलिस वाले के गुस्से का शिकार होने के बाद मेरा भी माथा सनक गया। खैर, अब मैं कर भी क्या सकता था। आखिर मैं अपनी मर्जी से इस झमेले में फंसा था। पुलिस वाले से बात करने के बाद मैंने ट्रक को किसी तरह सड़क पर मरे पड़े लड़कों के बगल से निकालने की पूरी कोशिश की, पर कम जगह होने के कारण मैं वहां से ट्रक निकाल ही नहीं पाया और मुझे मजबूरन ट्रक से नीचे उतरना पड़ा, ताकि उनकी बाइक को साइड में करके अपना ट्रक वहां से निकाल सकूं। पर जैसे मैं ट्रक से उतरकर उस बाइक की तरफ बढ़ा तो मैंने देखा कि उन दोनों लड़कों की लाश अब वहां पर है ही नहीं। उन दोनों की लाश को वहां पर ना देखकर मैं इतना ज़्यादा डर गया कि मैं वापस से ट्रक में बैठा और फिर बड़ी ही तेज़ी से ट्रक को वहां से भगाते हुए सीधे पहुंचा मॉन्क हॉस्पिटल, जहां पुलिस पहले से पहुंची हुई थी। मेरे वहां पर पहुंचते ही पुलिस वालों ने उस जख्मी आदमी को मेरे ट्रक से नीचे उतरवाया और मेरे से डिटेल में पूछताछ की। सब कुछ बताने के बाद मुझे वहां से जाने की परमिशन मिल गई और मैं फिर बनारस के लिए रवाना हो गया। फिर जब मैं माल पहुंचा के वापस लौट रहा था तो मुझे पुलिस वालों का कॉल आया और मुझे मॉन्क हॉस्पिटल आने का आदेश दिया और मैं आदेश अनुसार रात के लगभग 11 बजे मॉन्क हॉस्पिटल पहुंचा, जहां मुझे हॉस्पिटल वालों ने मुझे उस आदमी को अपने साथ ले जाने को कहा। हॉस्पिटल वालों की बात सुनकर मुझे बहुत ही गुस्सा आ गया और मैंने उन्हें समझाने की कोशिश भी की कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं बहुत दूर का रहने वाला हूँ। भला मैं इस आदमी को अपने साथ कहाँ ढोता फिरूंगा। पर मेरी लाख दलील देने के बाद भी हॉस्पिटल वालों ने मेरी एक ना सुनी और मुझे उस आदमी को अपने साथ लेकर के अपने घर आना पड़ा। दरअसल वो आदमी खतरे से तो बाहर था, पर वो कुछ भी अपने बारे में बता नहीं पा रहा था, यहाँ तक कि किन लोगों ने उस पर हमला किया था। ऐसे में पुलिस वालों ने अपनी जिम्मेदारी का बोझ मेरे सर पर डाल दिया और मुझे उसका तब तक ख्याल रखने को कहा जब तक कि वो ठीक ना हो जाए। और फिर जब उस आदमी का ख्याल रखते हुए कुछ दिन बीते तो उसकी तबीयत में काफ़ी सुधार हो गया और जब मैंने उसका नाम पूछा तो उसके मुंह से निकला गोरू। हमें लगा कि गोरू ही उसका नाम है, पर जब वो हर सवाल के जवाब में गोरू ही कहता तब जाके हमें समझ में आया कि वो सिर्फ एक ही शब्द बोल सकता है, गोरू। अब ये गोरू का क्या मतलब है ये तो पता नहीं, पर उस रोज़ से हमने उस आदमी को गोरू का नाम दे दिया, जिसके बाद से वो हमारे परिवार का हिस्सा बन गया और वो हमारे साथ ही रहने लगा। भले ही वो गोरू के अलावा कुछ और नहीं बोल पाता था, पर वो इशारों से हमें अपनी बात कह देता था
साथ ही गोरू के हमारे जीवन में आने से हमारे लाइफ में एक बड़ा बदलाव भी आया था। दरअसल गोरू के हमारे घर आते ही मुझे जहां सिर्फ ट्रक के किराए के पैसे मिलते थे, तो अब वहीं मुझे बड़े बड़े ठेके मिलने लगे थे, जिसके चलते मैंने कुछ ही महीनों में कई और ट्रक खरीद ली थी। अचानक ही माता लक्ष्मी की कृपा बरसने लगी थी और इस बदलाव का श्रेय हम गोरू को ही मान रहे थे। यहाँ तक कि गोरू ने मेरे बिजनेस को भी संभाल लिया था और साथ ही अब सब कुछ अच्छे से चल रहा था। पर 1 साल बाद चीज़ें बदलने लगी थी। हमारे ट्रक एक के बाद एक दुर्घटना के शिकार होने लगे, मानो किसी की बुरी नज़र लग गई हो। फिर जब मुझे यूपी पुलिस वाले ने कॉल करके मेरे ट्रक का नंबर बताते पूछा कि वो ट्रक मेरा है कि नहीं, तो मैं उन्हें जवाब देते बोला, जी हाँ, ट्रक नंबर 754 मेरा ही है। पर बात क्या है? मेरे ये कहते उन्होंने मुझे थाने हाजिर होने को कहा। साथ ही ये भी साफ कर दिया कि अगर मैं थाने नहीं पहुंचा तो उन्हें आना पड़ेगा, और ऐसा हुआ तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। पुलिस द्वारा मुझे थाने बुलाए जाने से मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया। पता नहीं कौन सी बात थी। खैर मैं अगले कुछ घंटों में यूपी पुलिस के बुलाए अनुसार कोकरिया थाने पहुंचा। थाने पहुंचते ही पुलिस वालों ने मुझे कुछ मरे हुए लोगों की तस्वीरें दिखाई और पूछा, तुमने इन्हें क्यों मारा है? पुलिस वालों के मुझ पर खून का इल्ज़ाम लगाते ही मैं थोड़ा झुंझला उठा और थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोल पड़ा, ये मुझ पर आप झूठा आरोप लगा रहे हो? मैं भला इन्हें क्यों मारूंगा? मुझे गुस्से से जवाब देता देख पुलिस वालों का पारा भी एकदम से चढ़ गया और मुझे धमकाते हुए बोले, ये तो तू ही बता पाएगा, क्योंकि हमारे पास सबूत है। इसलिए तेरी भलाई इसी में है कि अपना गुनाह कबूल कर ले, नहीं तो हमें अपने तरीके से कबूल करवाना होगा। पुलिस वालों की सख्ताई बढ़ती देख मुझे एहसास होते देर नहीं लगी कि यहाँ पर गर्मी से नहीं बल्कि नरमी से काम लेना पड़ेगा। भले ही मैंने कुछ नहीं किया है, पर अगर मैंने गुस्से से काम लिया तो ये मुझे किसी तरह से दोषी बना ही देंगे। ये समझ आते ही मैंने अपने आवाज़ में नरमी लाते हुए बोला, साहब मैं सच बोल रहा हूँ, आप मेरा यकीन करें। वैसे आप किस आधार पर मुझ पर शक कर रहे हैं? मेरे अदब और नरमी से बात करते देख उन अफसरों ने भी अपने लहजे में थोड़ी नरमी लाते हुए बोला, ये सारे लोग जो तस्वीर में तुम्हें दिख रहे हैं ना, सभी के सभी सड़क दुर्घटना का शिकार हुए हैं, और इन सभी दुर्घटनाओं में तुम्हारा ट्रक जिसका नंबर 754 है वो नज़र आया है। जैसे ही अफसरों ने मुझे ये बात बताई तो वैसे ही मैंने अपना पक्ष रखते बोला, साहब ये ट्रक जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो मेरे नाम पर तो है, पर वो ट्रक मैं नहीं बल्कि गोरू चलाता है। जैसे ही मैंने गोरू का नाम लिया तो वैसे अफसरों ने गोरू की पूछताछ शुरू कर दी। मैंने गोरू के बारे में वो तमाम बातें बता दी जो मुझे मालूम थी, और ये भी बताया कि वो गोरू के अलावा कुछ और बोल ही नहीं पाता। मेरे बताते उन्होंने मुझे गोरू को बुलाने को बोला, पर उस वक्त गोरू तमिलनाडु के मडुक्कू फैक्ट्री माल पहुंचाने गया हुआ था और उसे तमिलनाडु से वापस आने में 4 दिन का समय और लगने वाला था। दोस्तों उस वक्त तो पुलिस ने मुझे छोड़ दिया क्योंकि उनके पास ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं था जिसके आधार पर वो मुझे अरेस्ट कर सके, पर उन्होंने मुझे जल्दी से गोरू को लेकर थाने में हाजिर होने को बोला। और जैसे ही गोरू तमिलनाडु से लौटा तो मैंने उससे खुद इस मामले की पूछताछ की, पर उसे तो कुछ भी मालूम ही नहीं था इस बारे में, मतलब कि गोरू निर्दोष था। और जब पुलिस ने गोरू से पूछताछ की तो उनके हाथ भी कुछ खास नहीं लगा और उन्हें गोरू को छोड़ना पड़ा। खैर इस घटना के बाद मुझे फिर 2 साल तक अलग अलग राज्य की पुलिस ने इसी तरह के केस में बुलाया, पर उनके हाथ भी यूपी पुलिस की तरह कुछ भी हाथ नहीं लगा। पर अब मेरे जहन में गोरू को लेकर बहुत से सवाल उठने लगे थे। मुझे अब लगने लगा था कि इन सब दुर्घटनाओं में गोरू का कोई ना कोई संबंध जरूर है, पर पुलिस वालों की भांति मेरे पास भी कोई भी सबूत नहीं था। पर उस रात जब लोहार ने मुझे कॉल किया और तत्काल मिलने के लिए मुनिया के ढाबे पर बुलाया। दरअसल लोहार मेरे यहाँ ही ट्रक चलाता था, पर लगातार हो रहे ट्रक नुकसान के चलते मुझे उसे काम से निकालना पड़ा था। खैर जब मैं मुनिया के ढाबे पर लोहार से मिलने पहुंचा तो वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक आदमी भी था जिसके चेहरे पर बड़े बड़े कट के निशान थे। पर जैसे लोहार की मेरे पर नज़र पड़ी तो वैसे ही लोहार ने मुझे अपना मोबाइल फ़ोन दिया और उसमें मौजूद वीडियो क्लिप चलाने को कहा। और जैसे मैंने वो वीडियो क्लिप चलाई तो वैसे मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दरअसल उस वीडियो में एक ट्रक हाईवे पर चल रही थी, वो भी बिना ट्रक ड्राइवर के, और वो ट्रक किसी और की नहीं बल्कि मेरा वही ट्रक था जो गोरू चलाता था, ट्रक नंबर 754। अभी मैं अपनी फटी आंखों से वो वीडियो क्लिप ही देख रहा था कि तभी लोहार ने बोला, सरताज भाई गोरू इंसान नहीं है, वो कुछ और ही है। मैंने अपनी आंखों से गोरू को
हाईवे नंबर 188 पर किसी इंसान को खाते हुए देखा है। और तो और ये मेरे साले का दोस्त, इसका ये भयानक चेहरा किसी और ने नहीं बल्कि गोरू ने किया है। आज से 3 साल पहले जब ये बनारस वाले हाईवे पर अपने 4 दोस्तों के साथ जा रहा था तो इन्होंने किसी आदमी को किसी दूसरे इंसान को खाते हुए देखा, जिसे देखकर इन्हें गुस्सा आ गया और उस आदमी को पकड़ने के लिए जब उस पर ये झपटे तो उस आदमी ने इन्हें भी मारने की कोशिश की, पर वो तो इनके पास उस वक्त चाकू था, इसलिए उस आदमी पर चाकू से हमला करके बचने में ये कामयाब हो गए, नहीं तो ये उसी रात मारे जाते। और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि गोरू ही है। दोस्तों, गोरू के बारे में ये सब पता लगते ही अब ये साफ हो गया था कि पुलिस वालों का शक बिल्कुल सही था। अब तो मुझे भी गोरू से डर लगने लगा था और अब मैंने पूरी तरह से गोरू को अपने काम से दूर करने का फैसला कर लिया और फिर मैं गोरू के लौटने का इंतज़ार करने लगा। पर यह इंतज़ार ही बनकर रह गया, क्योंकि उस रात के बाद गोरू फिर कभी नहीं लौटा। यहाँ तक कि मेरा ट्रक 754 भी हमेशा के लिए गायब हो गया। दोस्तों, मैं ये तो यकीन से नहीं कह सकता कि गोरू इंसान था कि नहीं, पर वो जो भी था वो हम लोगों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। उसकी शक्तियाँ सिर्फ हमें मौत दे दी। खैर, गोरू का रहस्य उसके साथ ही हमेशा के लिए गायब हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही, लेकिन मैं अब आपको लेकर चलता हूँ एक और भयानक डरावनी कहानी की ओर, जो है एक कैब ड्राइवर की। दोस्तों, सिरोली गांव के एक कैब ड्राइवर जिसका नाम विकास दुबे था, वो अक्सर देर रात तक अपनी कैब चलाकर अपनी अच्छी आमदनी कर लेते थे। मगर उनके गांव से लगभग 45 किलोमीटर दूर पालमगढ़ के एक सुनसान सड़क से जब वो देर रात घर लौट रहे थे तो उनकी नज़र सड़क के बगल में खड़ी एक महिला पर पड़ी। तो उस महिला ने उनसे पीने के लिए पानी मांगा, मगर उन्हें क्या मालूम था कि उस महिला को पानी पिलाना उनकी जान के लिए आफत बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, विकास दुबे जी की ये खौफनाक घटना बहुत ही डरावनी और दिल को दहला देने वाली है, जिसे सुनकर शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं इस पूरी रहस्यमय भरी कहानी को। दोस्तों, सिरोली गांव जो कि पश्चिमी बंगाल के एक छोटे से कोने में स्थित है। विकास जी वैसे तो यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, मगर वक्त के पहिए ने उन्हें उनके काम और रोजगार के चलते वहीं का बना दिया था। वहीं पर रहकर वो अपनी छोटी सी फैमिली के साथ विकास दुबे जी बड़ी अच्छी सुखद जिंदगी जी रहे थे। उनके पास उनकी एक कैब भी थी जिसे चलाकर वो घर का लालन पालन करते। मगर 17 सितंबर 1987 की रात जब वो रात के वक्त पालमगढ़ के एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे कि तभी उनकी मुलाकात एक महिला से हुई, जो सड़क के किनारे खड़े होकर उन्हें हाथ देकर कैब को रोकने का इशारा कर रही थी। विकास जी ने भी सोचा कि हो सकता है इस महिला को शायद लिफ्ट की ज़रूरत है, शायद कहीं पर जाना होगा, इसलिए रुकने का इशारा कर रही है। विकास जी ने भी पास जाकर कैब को रोक दिया और पूछा, जी कहिए क्या बात है, आपको जाना है कहीं पर? मगर बदले में उस महिला ने कहा कि उसे पीने के लिए पानी चाहिए। विकास जी ने भी अपनी पास रखी पानी की बोतल उस महिला को थमा दी। पानी पीने के बाद वो महिला एक तेज आवाज़ में हंसी और विकास जी को घूरते बोली, मुझे बस यहीं आगे तक जाना है। और ये बोलकर वो महिला पैदल वहाँ से आगे बढ़ गई। मगर उस महिला के इस बर्ताव से विकास जी अब डर से सकपका गए और उनके अंदर खौफ की लहर दौड़ गई। गनीमत थी कि उस महिला ने विकास जी को कुछ नहीं किया, पर अभी विकास जी कुछ और सोचते कि उन्होंने जल्दी से कैब स्टार्ट की और वहाँ से निकलने लगे। मगर उनकी हालत तब खराब हो गई जब उन्होंने एक बार उस महिला से थोड़ी दूर जाने के बाद पीछे पलट कर देखा था। दोस्तों, जब विकास जी ने पीछे पलट कर देखा तो वो महिला ऊपर हवा में उठी चल रही थी और फिर देखते ही देखते वो गायब हो गई। इससे पहले उनका दिल बैठने को होता कि उन्होंने एक तेज रफ्तार के साथ कैब को वहाँ से निकाला और सीधे अपने घर पर आकर ही दम लिया। फिर उसके कई रात विकास जी चैन से ना तो सो रहे थे और ना ही वो काम पर जा पा रहे थे। उनके मन और दिल दिमाग पर उसी महिला की सूरत छाई हुई थी। पूरे दिन रात उनके भीतर सवालों के बादल उमड़ उमड़ कर उन्हें परेशान करते। खैर, जब काफ़ी दिन बीत गए तो तब जाकर विकास जी ने फिर से काम पर जाने का रुख किया। मगर दिक्कत वाली बात ये थी कि उनका घर आने का वही एक रास्ता था, मगर पापी पेट के लिए उन्हें ऐसा रिस्क तो उठाना ही था। काम भी करना ज़रूरी था, इसलिए वो उस दिन काम पर चले गए। मगर दिक्कत वाली बात ये थी कि उस दिन भी उन्हें काम करते करते काफ़ी देर रात हो गई थी।
किसी लंबी सवारी के चलते वो काफ़ी लेट हो गए थे, पर अब बारी थी घर लौटने की। लिहाजा उन्होंने अब घर लौटने के लिए उसी रास्ते पर कैब को मोड़ लिया। मगर जैसे उस रात वो उस सड़क पर कैब को चला रहे थे, उसी महिला का चेहरा और वो डरावने पल उनके जहन में फिर से घूमने लगे। बुरे से बुरे ख्याल उनके दिमाग में आ रहे थे। अभी वो अपनी रफ्तार से आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उन्हें महसूस हुआ कि आज फिर कुछ और ही अजीब होने वाला है। एक ठंडी हवा का झोंका उन्हें अचानक से छूकर गुजर गया और गाड़ी का इंटीरियर्स भी जैसे हल्के से कंपन में आ गए थे। तभी अचानक से उनको वही महिला फिर से दिखी, वही रूप, वही चेहरा और वही प्यास की आवाज़। वो महिला फिर से उसी रास्ते के बीच खड़ी हो गई थी कि तभी विकास ड्राइवर ने अचानक ही गाड़ी को रोक दिया। लेकिन इस बार उस महिला ने उससे कोई बात नहीं की, सिर्फ उन्हें घूरते हुए उनकी आंखों में एक ऐसी डरावनी छवि देखी जिसे वो कभी भूल नहीं सकते। तभी विकास जी ने सोचा कि ये कोई और नहीं बल्कि वही महिला है जिसे उन्होंने पहले देखा था। लेकिन इस बार वो महिला पहले से ज़्यादा अजीब महसूस हो रही थी। वो महिला अचानक ही गाड़ी की खिड़की के पास आकर बैठी और विकास को घूरते बोली, अब तुम्हारी बारी है। उसकी आवाज़ में कोई सामान्य प्यास नहीं बल्कि एक अजीब सा खौफ था। विकास ने घबराकर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन जैसे उसने गाड़ी की चाबी घुमाई कि गाड़ी का इंजन गड़गड़ करके बंद हो गया। वो फिर से घबरा गए और बिना किसी सोच के गाड़ी को बार बार स्टार्ट करने की कोशिश करने लगे। लेकिन हर बार इंजन बस कुछ सेकंड के लिए चलता और फिर बंद हो जाता। तभी उस महिला ने अचानक ही विकास जी के सामने हाथ बढ़ाया और कहा, अब तुम्हारी बारी है। दोस्तों, ये शब्द इतने भारी और डरावनी आवाज़ में निकले कि विकास जी के शरीर में एक सिरहंसी दौड़ गई। उस महिला की आंखों में अब एक अजीब सी लालिमा थी और उसका चेहरा एकदम बदल चुका था, मानो वो पूरी तरह से किसी और की शक्ल में बदल गई हो। तभी विकास जी ने दिल की धड़कनों को रोकते हुए गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश की, पर जैसे वो दरवाज़ा खुला कि तभी उन्होंने देखा कि वो महिला अब गाड़ी के पास नहीं थी। उनके चारों ओर सन्नाटा था और ना ही कोई आवाज़ आ रही थी। डर के मारे विकास जी ने तुरंत ही गाड़ी को स्टार्ट किया और वो तेज़ी से वहाँ से निकल भागे। वो किसी तरह उस इलाके से बाहर निकले और फिर तब से उन्होंने कभी भी उस रास्ते पर जाने की हिम्मत नहीं की। पर दोस्तों, फिर कुछ दिनों के बाद विकास जी ने उस क्षेत्र के कुछ पुराने लोगों से सुना कि वो वही महिला है जिसको उसने देखा था। दरअसल वो एक भटकती आत्मा है जो उसी रास्ते पर एक हाथ से मारी गई थी। वो अपनी मौत के बाद भी वहाँ भटकती रहती है और जो भी व्यक्ति उसकी मदद करता है तो उसका जीवन भी उसी हादसे की तरफ बदल जाता है। जिसे सुनकर विकास अब पूरी तरह से टूट चुके थे। उसे अब विश्वास हो गया था कि कुछ चीज़ें सिर्फ हमारी समझ से बाहर होती हैं और कभी कभी हम जिस रास्ते पर चलते हैं तो वो हमें कहीं और ले जाता है, एक ऐसी जगह जहाँ से वापसी नहीं हो सकती। मगर दोस्तों, अच्छी बात ये थी कि विकास जी का वक्त अच्छा था, जिस वजह से उन्हें कुछ नहीं हुआ। नहीं तो विकास जी की जगह कोई और होता तो शायद वो जिंदा नहीं होता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें।